नमस्कार। रूबरू थिएटर की तरफ से शख्सियत के इस अंक में इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ हैं, जाने माने लेखक हैं, नाटककार हैं, साहित्यकार हैं, रंगकर्मी हैं, कवि हैं, फिल्म प्रोड्यूसर हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं। शख्सियत के इनके बहुत सारे पहलू हैं। तो हमारे साथ इस वक्त है जम्मू कश्मीर से, खासकर जम्मू से बलजीत सिंह रैना जी। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। बहुत बहुत स्वागत। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके शो में आ सकूं और दर्शकों से बात कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ, आपकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं। तो मैं ये चाहूंगी कि आपकी जो जर्नी है कला के क्षेत्र में, आप साहित्यकार हैं, आप नाटककार हैं, आप कवि हैं, आप फिल्म मेकर हैं, आप फिल्म डायरेक्टर हैं, आप क्या नहीं है। तो मैं चाहूंगी आपकी जो जर्नी है वो आप हमसे शेयर करें। हाँ, वो आपने कहा ना, ये हैं वो हैं तो कहते हैं मास्टर ऑफ नन है, जो बहुत जगह हाथ पांव मारते हैं वो मास्टर किसी में बन नहीं पाते। तो कुछ ऐसा ही मेरा हाल है। जर्नी मेरी इस तरह से है कि मैं बचपन में से अगर शुरू करूं तो मैं बड़ा इंट्रोवर्ट बच्चा था। कोई गेम्स नहीं खेलता था आउटडोर में। कभी क्रिकेट नहीं खेला, कभी कोई गुल्ली डंडा नहीं खेला, कभी बाहर की कोई भी गेम नहीं खेली। इंडोर में कभी ताश खेल ली, कभी कुछ और इंडोर गेम्स जो है वो खेल लेता था। लेकिन अपने आप में मस्त रेडियो सुनने वाला है, रेडियो बहुत सुनता था मैं। और कहीं भी मुझे पता चलता था कि वहां आज किस मोहल्ले में कौन सा कल्चरल प्रोग्राम है। उस समय इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट वाले फिल्में दिखाते थे मोहल्लों में, तो पता चल जाता था। मैं 4 किलोमीटर दूर भी चला जाता था। तो रामलीला कभी नहीं छोड़ी हमने, रामलीला अक्सर देखते थे हम। उसके बाद थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ तो 13 साल का था, मेरे फादर ने एक बार मुझे कहा, बेटा तू गेम्स में तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ाई में तुम कोई ज्यादा अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, तो कम से कम कोई कविताएं लिख के बता देते। क्योंकि उसी दिन गुरुद्वारे में किसी बच्चे ने कविता पढ़ी, तो कहता तुम कविताएं लिख देते। तो मैं कहता मेरा बेटा कुछ करता है। तो बड़े दुखी हृदय से कहा था, तो शायद वो बात कहीं मुझे टच कर गई। तो सबसे पहली कविता मैंने 71 में लिखी थी, जब मैं 13 वर्ष का था। वो कविता, मेरे पिताजी तब पंजाबी लेखक सभा के सक्रिय सदस्य थे, तो उन्होंने मुझसे वो कविता गांधी भवन जम्मू में पढ़वाई थी। तब एक मुशायरा था उसमें, उन्होंने कहा मेरा बच्चा भी लिखता है तो इसकी कविता भी सुनी। वो कविता की मुझे शुरू की 3-4 लाइनें याद हैं कि ये आजादी नहीं बर्बादी ये, लुट लुट भरन भंडार, अमीरां दे चाबी ये, पैसे वाले अन्नी पई खराबी, ये कोई इस तरह की कविता थी। तो मीन्स वो कविता एक ही सांस में पढ़ गया था। तो मेरे पिताजी और बाकी लोग कहने लगे, बेटा कविता तो बड़ी अच्छी थी लेकिन धीरे धीरे पढ़नी चाहिए। तो वो मेरी पहली शुरुआत थी। उसके बाद पिताजी ने, घर में एक हमारे साहित्यकार आए तो उसको एक आइडिया दिया कहानी का, और कहा मैं आपको भी आइडिया देता हूँ, मेरे बेटे को भी देता हूँ, देखते हैं पहले कौन कहानी लिखते हैं। अब वो साहित्यकार साहब बुजुर्ग थे, उन्होंने लिखी कि नहीं लिखी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने पिताजी के उस आइडिया पर पहली कहानी लिखी, जो जम्मू युवाणी से 1975 में पहली बार मैंने पढ़ी। तो इस तरह से मेरा कहानी का लेखन का भी ये एक शुरुआत हो गई। तो कहानियां लिखते लिखते 10वीं तक मैंने जो एक पंजाबी लेखक सभा है या कुछ और लेखक सभाएं थी जम्मू की, वो ज्वाइन की। और उनमें जाके मैं कुछ ना कुछ जो लिखता था, पढ़ता था, उनकी आलोचना सुनता था, तो उससे मेरे में एक थोड़ा सा निखार आना शुरू हुआ। तो जब मैं 10वीं पास कर ली मैंने, तो डॉक्टर देवेंद्र सिंह होते थे जम्मू यूनिवर्सिटी में पंजाबी के, उन्होंने ज्वाइन किया था जम्मू यूनिवर्सिटी में। तो वो उन्होंने पहला ड्रामा लिखा अपना, नाटककार। तब ये हमारा अभिनव थिएटर अभी शुरू नहीं हुआ था, तो गुलाब भवन में प्ले होते थे। तो वो कहने लगे, बेटा एक मैं प्ले कर रहा हूँ नाटककार, उसका नाम भी नाटककार रखा था उन्होंने। तो उसमें जम्मू के काफी बड़े बड़े राइटर जैसे निर्मल विनोद जी थे, उसमें डॉक्टर मनोज जी थे, तो काफी बड़े बड़े जो आज बड़े नाम है। वो उस समय पहली बार हम सब, कसाली साहब थे उसमें। हालांकि कसाली साहब फौज में करते थे प्ले, लेकिन जम्मू में पहली बार किसी मंच पर कर रहे थे। तो उस प्ले में हमने वो गुलाब बबू ने खेला हमने 77 में। तो उसके बाद वो प्ले आरएसपुरा में और कई जगह हुआ। तो यहाँ से मेरे नाटकों की शुरुआत हो गई, नाटक में काम, उसमें मैंने अभिनय किया था। तो फिर इसके बाद हम जब 10वीं पास मैंने कर ली, उसके बाद 11वीं में मैंने यहाँ पे जम्मू में बीसीए कोर्स होता है टीचर ट्रेनिंग का, जो मैट्रिक के बाद होता है, वो मेरे पिताजी ने मुझे करवा दिया। तो वो कोर्स करने के बाद उनको लगा कि नहीं बेटे को मुझे टीचर नहीं बनाना है। कोर्स तो करवा दिया, लेकिन बाद में उनको लगा टीचर नहीं बनाना है, इसको मैंने इसे कुछ और बनाना है। तो
उन्होंने मुझे कलकत्ता अपनी बहन के पास, मेरी बुआ के पास भेज दिया। तो मैट्रिक करने के बाद मैं कलकत्ता चला गया, वहाँ +2 मैंने वहीं पर की और वहीं पर मुझे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया और इस तरह से मैं वहाँ कोई 7 साढ़े 7 8 साल रहा। तो कलकत्ता जाना जो था वो मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि एक छोटे से शहर जम्मू तब इतना नहीं फैला हुआ था, अभी तो बहुत बड़ा जम्मू जम्मू हो गया, लेकिन उस समय जम्मू बड़ा छोटा शहर था। तो ये 78 की बात है, 2 जुलाई 78 को मैं कलकत्ता पहुंचा। तो कलकत्ता पहुंचने के बाद जो सबसे पहले होता है किसी मेरे जैसे, जो मुझे फिल्मों का बड़ा शौक था देखने का, तो मैंने कहा भाई चलो अब यहाँ आ ही गया तो स्टूडियो है यहाँ, एक टॉलीगंज स्टूडियो का मुझे पता चला, वहाँ बंगाली फिल्में बनती है, तो मैं वहां चला गया। लेकिन वहां जाने से पहले मैं आपको बता दूं, जब मैं पहली बार ट्रेन में जा रहा था, तो ट्रेन में मुझे एक मेरे साथ वाले सामने वाले बर्थ पे एक बैठे थे प्रोड्यूसर बंगला फिल्मों के, वो पंजाबी थे लेकिन बंगाली फिल्में बनाते थे, केदार सलीम जी उनका नाम था। तो उन्होंने ऐसे मुझसे जैसे सफर कर रहे हैं बातें करनी शुरू कर दी, बेटा क्या करते हो? मैंने कहा कहानियां लिखता हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ कलकत्ता बुआ के पास। कहते सर बेटा मैं भी फिल्में बनाता हूँ, तो मैं बंगला फिल्में बनाता हूँ। मैं कहा जी मुझे तो बंगला आती नहीं है। कहते कोई बात नहीं, कभी दिल करे तो आना, मेरी फिल्म की शूटिंग टॉलीगंज स्टूडियो में चल रही। तो अग्निशुद्धि नाम की फिल्म थी, ब्लैक एंड व्हाइट में बन रही थी वो। तो मैंने कहा चलो अब आए हैं तो उन्होंने बुलाया भी है, तो एक मुलाकात होगी तो जाना चाहिए। तो मैं चला गया टॉलीगंज स्टूडियो। तो वहां उनकी फिल्म की अग्निशुद्धि की एक सीन लगा हुआ था, वहां पे एक रेलवे का उन्होंने सिर्फ एक साइड जो होती है ना, खिड़की जो होती है उसके अंदर का साइड वो थी, उस 7 8 फीट की एक उसमें खिड़की लगी थी बस, वो रेलवे की जैसे। उसमें एक्टर बैठा था और वो बैठ के नीचे कुर्सी थी, उस पर हिल रहा था ऐसे जैसे ट्रेन चल रही। वो सीन वो कर रहे थे, पीछे एक पंखा रखा था, वो उसके बाल उड़ रहे थे, है? तो लाइट की एक प्रॉपर पड़ रही थी, तो बड़े फीते वीते नाप के, उस समय जो शूटिंग पुरानी जो होती थी उसमें नाप के फोकस फोकस देख के सब किया जाता था। तो उसमें उन्होंने सब करके वो सीन किया। जब तो सीन करने के बाद पता नहीं उनके मन में क्या आया, उन्होंने देखा एक सरदार लड़का खड़ा, तो डायरेक्टर ने मुझे पूछ लिया वैसे ही, बेटा सीन कैसा लगा आपको? तो मैंने कहा जी सीन तो बड़ा अच्छा हो गया। कहते नहीं नहीं कुछ है मन में तो बताओ। तो मैंने कहा सर ये सीन कहाँ का है? उन्होंने कहा जी रेलवे स्टेशन से गाड़ी निकल रही है, तो उस समय का सीन है, हीरो अपने जेब से अपनी प्रेमिका का वो निकालता है, फोटो देखता है, तो उसके क्लोजअप पे जाते हैं, यही सीन। मैंने कहा सीन तो ओके है सर, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म से गाड़ी निकल रही है फिर गड़बड़ है। वो परेशान हो गया, मुझे कल का लड़का 19 20 साल का लड़का ये कह रहा है गड़बड़ है। कहता क्या गड़बड़ है? मैंने कहा सर जब स्टेशन से गाड़ी निकलती है तो लाइट छन छन के पड़ती है, एक खंबा जाता है, दूसरा खंबा, तीसरा खंबा, लाइट छन छन के पड़ती, स्ट्रेट लाइट नहीं पड़ती। स्टेशन से जो गाड़ी निकलती है लाइट स्ट्रेट नहीं होती। दूसरा पंखे से लगातार बाल नहीं उड़ रहे होते, पंखा आपने पीछे लगा दिया फुल स्पीड में। मैं उस समय तो पंखे बाल नहीं उठते, उस समय तो हवा होती नहीं इतनी तेज, हवा तो आगे जाके जब तेज होती है तब बात मेरी उसकी आ गई पकड़ में। कहता नहीं सीन दोबारा हो। तो खैर उन्होंने फिर जिस तरह से मैंने बोला, जो बातें बोली थी उन्होंने वैसा किया। एक लड़के को खड़ा कर दिया, फाइल पकड़ा के लाइट के आगे ऐसे ऐसे घुमाने के लिए, थोड़ी देर में ऐसे घुमा दूं, जैसे ऐसे घुमा दूं तक तो वो लगे लाइट छन के आ रही है। फिर वो पंखे को भी उन्होंने पीछे बंद किया। तो इस तरह से वो सीन दोबारा किया उन्होंने। उसके बाद वो मुझे कहने लगे असिस्ट करोगे मुझे? क्या करते हो? मैंने कहा यहाँ होम्योपैथी में पढ़ता हूँ। कहते असिस्ट करोगे? मैंने कहा जी मैं कॉलेज छोड़ के आ नहीं सकता। कहते नहीं आप नाइट में आया करो, जब हमारी नाइट शूटिंग होती है या कोई और शिफ्ट जब आप छुट्टी हो उसमें आओ आप। तो वो बीच बीच में जाता था, तो थोड़े थोड़े टेक्निकल बातें मैंने वहां सीख ली उनसे। तो इस तरह से मेरा एक जो फिल्मी सफर है आप कह लीजिए, कलकत्ता में पढ़ते पढ़ते वो सफर भी शुरू हो गया। अब आप आगे चलाइए बात, फिर मैं आगे चलाता हूँ। बिल्कुल, ये तो जो आपने बात कही कि आप 25-26 साल के थे जब आप कलकत्ता गए हैं और वहाँ आपने वहाँ के डायरेक्टर को आपने इतना अच्छा समझाया, तो आप शुरू से ही क्रिएटिव थे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स जुड़ चुके हैं। किशन भान जी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। खुद एक बहुत बेहतरीन कलाकार हैं। दीपक गुरनानी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सपना सोनी जो खुद एक कलाकार हैं, बेहतरीन कलाकार हैं, जम्मू से हमारे साथ जुड़ी है। मेरी हीरोइन है। मैं यही कहने वाली थी। वो लिखती है मल्टी टास्किंग एंड मल्टी टैलेंटेड। मिफी मोत्सल जी लद्दाख से हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन रंगकर्मी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। नमस्कार बिल्कुल जी।
सुमन पॉल जी जम्मू से हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सुमन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बलकार सिद्धू जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर सरला मेहता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मैम। भरत सोपोरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं बलजीत सिंह रैना जी आपके साथ अम्बाला में मुलाकात बहुत अच्छी रही, आप एक बहुत अच्छे डायरेक्टर और अच्छा बोलना अच्छे से जानते हैं, बहुत खूबसूरत। नमस्कार सर, नमस्कार। बलकार सिद्धू जी लिखते हैं सत श्री अकाल डियर बलजीत सिंह जी, ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। सुचित्रा गुप्ता जी एक बेहतरीन कलाकार हैं दिल्ली की, वो हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सभी को प्रणाम। दीपक नायडू जी बेहतरीन गायक और लाजवाब शख्सियत है इनकी, हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बलजीत जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने इतना जो बचपन से ही काम शुरू किया, इसके पीछे जो एक इंस्पिरेशन कहते हैं, सबसे ज्यादा इस सफर में आपको किसने सबसे ज्यादा प्रेरित किया, इंस्पायर किसने किया, कोई ऐसा वाक्य जिससे आपको बहुत प्रेरणा मिली? देखिए, जिंदगी में जो आपके साथ नित्य कुछ कुछ ना कुछ घटता है, वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा इंस्पायर करता जाता है। और मैं रीडर बड़ा अच्छा था बचपन से ही। मैं बताऊं, जिस उम्र में बच्चे लड़कियों के स्कूलों के बाहर घूमते हैं, मैं लाइब्रेरी में बैठा करता था। मैं यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ बैठता था। तो मैं छोटी उम्र में ही मेरे कुछ शौक थे, कुछ और तरह के थे। तो पढ़ता बहुत था मैंने रशियन लिटरेचर उस समय बड़ा सस्ता मिलता था। मैक्सिम गोर्की, चेखव, इनको बहुत पढ़ा मैंने, लियो टॉल्स्टॉय वगैरह उनकी। लेकिन बाद में जब मैं लिखने लगा खुद, तो मुझे लगा कि अब मुझे कुछ ऐसा लिखना है जिससे मेरी पहचान वैसी ना बने जैसे लोग कहते हैं ना, वो अपने राइटिंग से पहचाना जाता है। तो मैं चाहता था मैं अपनी राइटिंग से ना पहचाना जाऊं, मैं अपने थिंकिंग से पहचाना जाऊं। लोग कहें कि ये ऐसी चीज लिख ही वो सकता है और कोई नहीं लिख सकता है। मैं ये चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि लोग कहें यार उसकी लैंग्वेज बड़ी मुहावरेदार है, उसकी लैंग्वेज में बड़ी, उसमें गहने जैसी है, उसमें उसमें बड़ा खूबसूरत सेंटेंस लिखता है। नहीं, मैं नहीं चाहता। मैं चाहता नहीं वो कहें यार ये वो ही लिख सकता है और कोई नहीं लिख सकता। तो इस तरह की पहचान मैं चाहता था, मैं थोड़ी सी अलग पहचान चाहता था। और इसीलिए मैं शायद, वो कहते हैं कोई एक चीज की तरफ होता, मैं कहता ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं। तो वो मेरे अंदर में वो बात थी कि मैं थिएटर में किया, राइटिंग में मैं रहा। कलकत्ता में मेरी एक एक महीने में 4-4 कहानियां छपती थी, इतना फास्ट लिखता था। और वहां पे जाते ही मैंने सबसे पहले आनंद बाजार पत्रिका, वहां जहां की अभी आजकल टेलीग्राफ निकलता है, वहां उन दिनों 2 पत्रिकाएं निकलती थी उनकी। संडे बड़ी मशहूर थी उन दिनों, और एक रविवार। और रविवार के संपादक उस समय बड़े राजकिशोर जी थे, बड़े मशहूर, बाद में दिल्ली आ गए वो। तो उनके सानिध्य में मैं उनके साथ बैठता था, उनकी बातें होती थी। उनको मेरी रचनाएं बड़ी बोल्ड अच्छी थी, लेकिन कहते इतनी बोल्ड है कि मैं छाप नहीं सकता। तो बोल्ड मैंने, मुझे कलकत्ता शहर में जाके जो मेरी इंट्रोवर्सी थी, उन्होंने मुझे वहां जाके थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट बना दिया, क्योंकि मुझे बंगाली भाषा नहीं आती थी। तो बंगाली भाषा ना आने की वजह से मुझे वो सीखनी पड़ी। और जब सीखने लगा तो बड़ी आसानी से सीख गया। भाषाओं के बारे में मुझे एक मेरा है, एक मैं कहता हूँ, अक्सर लोगों को कहता हूँ कि भाषा सीखना कोई मुश्किल नहीं होता है। अब कश्मीर से शुरू करेंगे तो कद गस, तो आपका कद जो है जम्मू में आके कुथे बन जाता है, पंजाबी में किथे बन जाता है, अब मराठी में कुठे बन जाता है, और बंगाल में कोथाई। तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब आप बेसिक बातें पकड़ेंगे तो सब पकड़ लेंगे। कहीं कहीं मुश्किल होती है भाषा को सीखने में। जैसे बंगाली में मैं जब सुनता था, दोबार माथा माछ खाने की छुआ के ना, तो मैं सोचता था माछ खाने की बात कर रहे थे, मच्छी के खाने की बात शायद हो रही। तो ऐसे शब्द जो होते हैं किसी भाषा की खास, उसमें हम सीखने में थोड़ा हमें प्रॉब्लम हो जाती है। वो माछ खाने का मतलब था दरमियान, बीच में, तुम्हारे माथा के बीच में कुछ है। जब ऐसे कहते तुम्हारे माथा है माछ खाने की छुआछे, तो मुझे लगा हाँ ये ऐसे शब्द है, एक भेड़िया सी, वो असल में मतलब है घूम के आए। तो मैं कहता भेड़िया, भेड़िया हमारे दिमाग में भेड़िया घुसा हुआ है, हिंदी पंजाबी में जो हम भेड़िया बोलते हैं। मैं कहा ये क्या भेड़िए की बात करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, भाषाएं बड़ी खूबसूरत होती है, उनके अपने कुछ शब्द होते हैं जो आपको धीरे धीरे समझ आते हैं। लेकिन आम भाषा जो है, मुझे कश्मीरी नहीं आती, लेकिन कश्मीरी बात कर रहा हो तो मैं 50% पकड़ लूंगा उसको, बड़ा कम, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं मराठी भी नहीं जानता होती, लेकिन मैं मराठियों को जब बात करते सुनता हूँ तो मुझे लगता है मैं उनके कुछ ना कुछ पकड़ रहा हूँ। तो भाषा सीखना बड़ी अच्छी चीज है, और मैं मानता हूँ कि माँ की भाषा सबसे खूबसूरत होती है एक बच्चे के लिए।
क्योंकि मातृभाषा होती है। और जो बंदा अपनी मातृभाषा से प्यार करता है वो अपने जो पड़ोस वाली जब जबान है मौसी की, जब उसको वो सुनता है, जब उसको समझ आने लगती है, तो उसको मौसी की जुबान भी अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब समझ आती है आपको, तो जबान जो है उसका समझ के साथ बहुत उसका रस आने लगता है आपको। जब रस आता है तो फिर आप उस जबान को माने जैसे अपनी जुबान है वैसे ही उसको प्यार करते हैं। जो अपनी जुबान को प्यार करता है वो दुनिया की किसी जुबान को नफरत नहीं कर सकता, ये मान कर चलते। वो दुनिया की हर भाषा से प्यार करेगा। चलाइए आगे बात। बहुत 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 सबसे ज्यादा खुशी तो ये होती है कि आप हमारे में हाँ जी जी। सपना सोनी कह रही है आप जरूर सुनाए कविता। नहीं, कविता भी सुनाएंगे। अभी कविता वाला अभी इतना जल्दी समय नहीं आया है। कविता तो अंत में सुनाते हैं सब। तो ऐसा है कि मैं कहानियों की बात कर लेता हूँ। कहानियां जो मैं लिखता था, क्योंकि मुझे कहानीकार के तौर पर ज्यादा जाना जाता है पंजाबी में, और हिंदी में चूंकि मैं स्कूल में हिंदी भी पढ़ा था, डोगरी भी जानता हूँ, हिंदी जानता हूँ, पंजाबी जानता हूँ, बंगाली तो मैंने सीख ही ली थी वहां जाके, अंग्रेजी हम स्कूल में पढ़ ही लेते हैं, उर्दू मैंने अपने पापा से सीखी। तो हाँ, आपके पापा से भी कुछ सीखा है। आपके पापा बड़े अच्छे एक्टर थे और उनके साथ भी थोड़ा सा काम करने का मौका मुझे मिला है। एज डायरेक्टर नहीं उनके साथ में काम कर सका, लेकिन एज एक्टर उनके साथ कुछ थोड़ा बहुत काम करने का मौका मिला। कई लोगों को सरदार भी चाहिए होता है, तो बना बनाया मिल गया मैं। तो उस तरह के काम भी हुए। उनके साथ होते थे। एक हमारे वो भी गुजर गए हैं, हमारे रैली साहब सुजान सिंह, तो उनके साथ भी काफी काम किया मैंने। तो कहने का मतलब कि काम मैंने बहुत किया। टेलीविजन में किस तरफ आया, मैं टेलीविजन में कैसे आया ये बताता हूँ। कलकत्ता में मैंने सीख लिया, बंगला फिल्मों में एक दो फिल्मों में असिस्ट किया मैंने, सीख लिया। और वहां मुझे 2 टेलीफिल्में बनाने का मौका मिला। एक लव ट्रायंगल थी, तुमसी कोई, मेरी ही कहानी पर, और एक थी वहां पे खून, मर्डर मिस्ट्री। वो 2 फिल्में बनाने के बाद मैं जब जम्मू आया, तो जम्मू आकर मैंने क्लिनिक शुरू किया। मेरे फादर ने मुझे मोहल्ला पाड़ी में क्लिनिक खोल दिया। तो क्लिनिक में मैं बैठता था, तो क्लिनिक में जम्मू में होम्योपैथी का ज्यादा रिवाज नहीं था उस समय, तो लोग होम्योपैथी की तरफ ज्यादा आते नहीं थे। तो मैं सारा दिन खाली बैठा रहता था वहां पे। तो मैंने वहां बैठे बैठे मैं सोचता था क्या करूं। तो राइटर लोग मेरे पास, एक्टर लोग मेरे पास, एक अड्डा वहां जमा रहता था। तो मेरी दुकान जो एक लेखकों, राइटरों, आर्टिस्टों का एक अड्डा सा बन गई। तो पेशेंट वहां बड़े कम आते थे। तो मेरे फादर कहने लगे इतना तुमको पढ़ा लिखा के ये, मैंने कहा ये नौकरी इसकी है नहीं, हमारे जम्मू कश्मीर होम्योपैथी की नौकरी थी नहीं। तो फिर मुझे याद आया 4-5 साल वहां करने के बाद, तो मैंने तो काम सीखा हुआ है फिल्म मेकिंग का। तो जम्मू में उन दिनों नया नया जो दूरदर्शन था, वहां के जो पलायन हुआ वहां से, कश्मीरी पंडित वहां से आए, तो साथ में कुछ ऐसे भी आए, तो उनको जम्मू में उनको एडजस्ट करने के लिए दूरदर्शन का वहां चैप्टर खोल दिया गया। उससे जम्मू में काम शुरू हो गया। तो फिर मैंने जो पहला काम दूरदर्शन के लिए है, वो जम्मू के लिए नहीं मुझे मिला, वो मिला मुझे जलंधर दूरदर्शन के। जलंधर दूरदर्शन के लिए मैंने डोगरी में गाने बनाए, 6 गाने बनाए। तब बड़े पैसे 20,000 मिलता था एक गाने के। तो वो पहला काम वो किया मैंने। उसके बाद फिर जम्मू दूरदर्शन का काफी काम मुझे मिलना शुरू हो गया। फिर मुझे जो हमारे बहुत सारे प्रोड्यूसर, वो दिल्ली मैंने बॉम्बे के डायरेक्टर्स को बुक कर लेते थे जब वो फाइल डालते थे। लेकिन जब वो फिल्म बनाने का टाइम होता था, बॉम्बे वाले आते नहीं थे। तो फिर वो क्या होता था, मेरे जैसे डायरेक्टर जो होते हैं उनको वो मिल जाता था काम। तो हमारा नाम जाता था को डायरेक्ट, है ना। काम हम करते थे सारा, लेकिन नाम उन्हीं का, क्योंकि उसमें फाइल में भरा होता था नाम, तो नाम वही चलता था। तो हम को डायरेक्टर, तो को डायरेक्टर की मेरी एक लंबी चौड़ी 6-7 पेज की टाइप की हुई फाइल है, जिसमें इतना काम मैंने किया। तो कुछ फिर बाद में एज प्रोड्यूसर मैंने काम नहीं किया दूरदर्शन में। एज डायरेक्टर, एज राइटर, एज एक्टर, ये बहुत काम किया। एज प्रोड्यूसर मैंने नहीं किया, लेकिन एज प्रोड्यूसर मैंने जिंदगी में अभी पहली बार एक फिल्म बनाई है। वो रिलीज होने वाली है, बन गई है, लेकिन कोविड के चलते वो रुकी हुई है। फंटेसिया। तो फंटेसिया से पहले मैं 2 पिक्चरें कर चुका हूँ ऑलरेडी। वो एक कनाडा में मेरे दोस्त हैं, कहानीकार हैं, अमनपाल सारा, वैंकूवर के हैं वो। मैं चंडीगढ़ में वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस थी, तो वहां था। तो वो मुझे ढूंढते हुए वहां पर आए। उन्होंने कहा बलजीत मैं आपको काफी दिनों से ढूंढ रहा हूँ। मैं कहा बताइए क्या। कहता है यार सुना तुम फिल्में डायरेक्ट करते हो। मैं करता तो हूँ। कहता फिर मैं एक फिल्म लिख के लाया हूँ, वो आपने डायरेक्ट करनी। तो पहली जो फीचर फिल्म थी वे उनके लिए मैंने, गुलदस्ता, वो मिलिटेंसी को लेके थी, पंजाब की और कश्मीर की दोनों को मिला के। तो उसके ऊपर थी। तो वो अच्छा सब्जेक्ट था, लाए।
तो वो पहली फिल्म मैंने वो शूट, कश्मीर हमने हिमाचल में शूट किया था, कश्मीर का पोर्शन, क्योंकि कश्मीर में उन दिनों तो थोड़ा डर था, वो विदेश से था तो वो घबराता भी था, तो उसने वो सारा हिमाचल में वो पोर्शन शूट किया। तो वो फिल्म बना के वो सन 2000 1999 और 2000 के बीच में वो फिल्म बनी। वो ले गए कनाडा, कनाडा में जाकर रिलीज हुई, उन्होंने वहां से मुझे बुलाया, वहां एक फेस्टिवल होता है एशिया पैसिफिक करके कुछ, उसमें वो चलाई उन्होंने, लेकिन मैं तब जा नहीं पाया, मेरा पासपोर्ट नहीं बना था, कुछ और प्रॉब्लम थी। तो वो मेरी पहली फिल्म थी, फीचर फिल्म। छोटा जो काम था, सीरियल वीरियल, डॉक्यूमेंट्रीज, म्यूजिकल प्रोग्राम्स, ये तो मैंने बहुत, एक तो प्रोग्राम होता है डोगरी का तारा, वो प्रोग्राम किसी और प्रोड्यूसर का था, लेकिन वो वहां पे प्रॉब्लम थी कश्मीर में, तो उस प्रॉब्लम के चलते वो उन्होंने जम्मू में मुझे एक बिल्डिंग किराए पे लेके दे दी और कहा यहाँ बना के मुझे भेज दिया करो। वो तो 10-10 15-15 प्रोग्राम बना के वो भेज देता था। इस तरह का काम किया काफी। तो दूरदर्शन के लिए जम्मू दूरदर्शन, जलंधर दूरदर्शन, दिल्ली का मेट्रो के लिए, फिर जो बॉम्बे में एक होता था उन दिनों में जस्ट टीवी पंजाबी, उसके लिए एक डेली शो मैंने 48 एपिसोड किए। तो इस तरह काफी काम किया, लेकिन जो फिल्म फीचर फिल्म थी वो एक ही की, और वो तो कनाडा में रिलीज हुई, यहाँ हुई नहीं, प्रोड्यूसर भी वहां का था। लेकिन उसके बाद जम्मू में मेरा एक असिस्टेंट था, उसने कहा भाई मैं अपनी फिल्म बनाना चाहता हूँ, उसके हीरो बनने का शौक भी था, तो खुद ही कहानी लिख के ले आया, कहता है जी इस कहानी पे आप तो गाने आप लिखिए तो आप बनाइए। वो थी जिद्दी माही पंजाबी, वो हरी थिएटर जम्मू में रिलीज हुई। तो चली, जैसे बाकी डोगरी फिल्में चलती है वैसे वो पंजाबी भी चली यहाँ पे। तो वो फिल्म एक मैंने की। तो फिर मुझे लगा दोनों फिल्में करके भाई वो जो विदेश से आया था उसका भी बड़ा दखल था अपनी फिल्म, क्योंकि जब प्रोड्यूसर खुद एक्टर भी होता है, तो डायरेक्टर अगर कोई सीन करवा रहा है तो मैं उसको बार बार रिजेक्ट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं सीन नहीं हुआ, दोबारा करेंगे, दोबारा करेंगे। जब 15-20 रीटेक्स हो जाए तो वो परेशान हो जाता है, फिर वो कहता है नहीं सर ऐसी क्या बात है, मैं कहता हूँ नहीं हो रहा आपसे। तो वो परेशानी जो झेलनी पड़ती है, फिर प्रोड्यूसर कहता है नहीं सर कर लीजिए, छोड़िए ना, मेरी बेइज्जती हो रही है, ये हो रहा है। तो वो उस तरह के कुछ आप हालात में काम करते हैं। ये जो जम्मू वाला प्रोड्यूसर था मेरा पंजाबी का, इसको नाचना नहीं आता था, कहता गानों में मुझे मत रखिए, लेकिन मुझे फाइट दीजिए। मैं कहा फाइट तुम्हारी फिल्म में है नहीं, तो खुद ही फाइट के सीन उसने आपने पिक्चराइज करके फिल्म में जोड़ ली। मैंने कहा यार इस तरह से काम नहीं होता, फिल्म मुझे डायरेक्ट कर रहे हो और तुमने खुद डाल दी वो सीन। तो मैंने इस तरह की कुछ बातें जो होती हैं वो थोड़ा परेशान करती हैं आप, आपके जो एक कंसेप्ट होता है डायरेक्टर का उसको परेशान करती है। तो मुझे लगा नहीं यार मुझे कोई अपनी तरह की फिल्म बनानी चाहिए। तो फिर मैंने अभी ये फंटेसिया एक फिल्म बनाई है, फिल्म बन गई है, तैयार है, 2 घंटे 31 मिनट की फिल्म है। तो जम्मू के ही मोस्टली आर्टिस्ट हैं, दिल्ली की आपकी मैडम गुरमीत कौर है इसमें, है वो जो रवि तनेजा जी के साथ काम करती हैं। फिर अमृतसर से 2 आर्टिस्ट हैं, फिर हमारा जम्मू का लड़का बॉम्बे में है, उसने उस पर काम किया है। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। वो फिल्म आपके सामने आएगी तो आप देखेंगे। तो अब बात को और आगे बढ़ाते हैं। उस फिल्म का ट्रेलर मैंने देखा है, बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया। तो मैं चाहूंगी कोई इंटरेस्टिंग बात फिल्म से जुड़ी ऐसा कि फिल्म जब हम बनाने लगे तो थोड़ा सा हमारे यहाँ प्रोफेशनलिज्म कम है जम्मू में। यहाँ पे टाइमिंग का बड़ी प्रॉब्लम है और कई बातें। हालांकि मेरी हीरोइन मुझे बड़े सपोर्ट करती है, लेकिन कई और आर्टिस्ट हैं जो जिन्होंने नहीं सपोर्ट भी किया, परेशान किया। वो जो परेशानियां फिल्म मेकिंग में है वो उनसे 2-4 होना पड़ा, लेकिन मैं कहता हूँ अब वो दौर निकल गया तो उसकी अब क्या बात करनी है। लेकिन ये है कि हर जो आप काम करते हैं उसमें कोई ना कोई एक्सपीरियंस आपको होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, पहले प्रोड्यूसर को मैंने जब 15-20 रीटेक कर दिया तो परेशान हो गया था। तो ऐसी परेशानियां होती हैं, लेकिन उनमें से निकलना पड़ता है। ये फिल्म मेरी भी बीच में कहीं बंद होने लगी थी, फंटेसी, तो बड़ी प्रॉब्लम होगी मुझे। मेरा जो कैमरामैन थे वो मुझे बदलना पड़ा। एक कैमरामैन जो कर रहा था 10 दिन उसने किया, फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं प्रॉब्लम हो रही है कुछ, तो फिर मैंने कैमरामैन बदले, उससे भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, फिर थोड़ा फॉर्मेट में चेंज आ जाती है। तो टेक्निकल ये ऐसी बात है कि आपका जो प्रोजेक्ट आप लेके चलते हैं उसमें जो टेक्निकल टीम है वो एक ही रहनी चाहिए शुरू से लास्ट। वो जब बदलती है बीच में तो कुछ थोड़ा सा उसके फ्रेमिंग में और बातों में थोड़ा फर्क आता है। लेकिन थैंक गॉड मेरे जो एडिटर हैं यहाँ पे बड़याल साहब, उन्होंने इतने अच्छे से उसको एडिट किया है कि आप कह नहीं सकते कि उसमें 3 कैमरामैन, लगता है एक ही कैमरामैन का काम। तो ये एडिटर भी बड़े उसमें चेंजेस लाते हैं, उसको ठीक ठाक करते हैं। तो
बाकी थिएटर का तो आपको पता ही है, मैंने बता दिया था शुरू में। हाँ जी, मैं फैंटेसी की भी बात हाँ जी। उसकी लोकेशंस बहुत खूबसूरत है। हाँ, लोकेशन तो जम्मू कश्मीर की है ही। बॉम्बे और जम्मू कश्मीर, मेरी फिल्म में 2 लोकेशन है। एक छोटे शहर के जो बच्चे हैं वो कैसे जाके मुंबई में स्ट्रगल करते हैं, उनके साथ क्या होता है, जो आजकल आप खबरें देख रहे हैं, ये सारी मेरी फिल्म में है। मेरी फिल्म में आपको लेस्बियन मैरिज मिलेगी, मेरी फिल्म में आपको जो मी टू वाला मसला है वो मिलेगा, मेरी फिल्म में डायरेक्टर्स कैसे स्ट्रगल करते हैं, या कलाकार कैसे करते हैं, या एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते हैं, या उनके कलाकार की पर्सनल लाइफ जो डायरेक्टर्स की होती है, प्रोड्यूसर्स की, उनकी उसमें क्या होता है? जो कलाकार अपनी साथी को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें बड़ा कुछ है। मैंने फिल्मी लाइन में जो कुछ हो सकता है, मैंने एक नए आर्टिस्ट के लिए उसको क्या क्या परेशानियां आती हैं, उसकी क्या क्या फैंटेसीज हैं, घर से सोच के निकलता है मैं हीरो बन जाऊंगा, हीरोइन बन जाऊंगा, वहां जाके मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा, राइटर बन जाऊंगा, लेकिन उनके साथ क्या होता है। इस फिल्म में मैं खुद एक प्रोड्यूसर का रोल कर रहा हूँ, ऐसे प्रोड्यूसर का जिसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो मैं नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन वो कर रहा हूँ। तो मैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर होने का, फिल्म का डायरेक्टर भी मैं हूँ, और लेकिन फिल्म में प्रोड्यूसर का रोल कर रहा हूँ, लेकिन मैं डायरेक्टर के ऊपर तंज करता हूँ। फिल्म में मैं कहता हूँ, एक मेरा डायलॉग उसमें मैं कहता हूँ, वो कहता है सर आपको नहीं पता डायरेक्टर को कितना कुछ समझना पड़ता है, कैमरे के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, वो बड़े कुछ बोलता है डायरेक्टर मुझे। तो मैं उसको कहता हूँ, बात सुनो ये कैप्टन ऑफ द शिप, फिल्म 2 घंटे की फिल्म होते हैं, 4-5 गाने वो लिखने लेखक ने, म्यूजिक देना म्यूजिक डायरेक्टर ने, फिल्माने कोरियोग्राफर ने, स्टंट करवाने स्टंट मैन ने, है? तो डायरेक्टर के हिस्से में आता क्या है, मैं क्या स्वाय एक्शन और कट बोलने की। तो इस तरह का एक डायलॉग है, यानी मैं खुद डायरेक्टर हूं, अपने ऊपर तंज कर रहा हूं, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वहां पर, जो जो जिनको इस लाइन से कुछ लेना देना नहीं, वो जो नए डायरेक्टर होते हैं उनके से ऐसे ही ट्रीट करते हैं, कहते हैं यार तुमने क्या करना, तुम तो एक्शन कट बोलना, तो सारा काम तो टेक्निकल टीम ने करना है। तो उनको नहीं पता टेक्निकल टीम जो है उसको चलाना भी, वो भी एक आर्ट, उससे अपने जो सपना है उस सपने को साकार करना वो भी एक आर्ट। तो आप खुद डायरेक्टर हैं, आप जानती हैं कि प्ले जो होता है, एक ही प्ले को 10 बंदे करते हैं, 10 का अपना अपना स्टाइल होता है, अपना अपना रंग होता है। वो क्यों चेंज होता है? क्योंकि हर बंदे का अपना एक उसके बारे में एक अपना कन्विक्शन, अपना उसका स्टाइल है, तो उसके हिसाब से वो डायरेक्ट करता है, उसकी अपना एक विजन है, उस विजन के साथ चलता है। तो ये जो बातें हैं, ये हर बंदे के साथ इनका अपना एक कुछ ना कुछ जुड़ा रहता है, और उसमें से वो छन के निकलता है बाहर, मुझे ऐसा लगता है। जी जी, मेरी आवाज में इको आ रहा है शायद। इको आ रहा है? मैं तो ऐसे ही यही बैठा हूं। आपको आ रही है मेरी आवाज? मेरी आवाज नहीं आ रहा, नहीं ठीक आ रही है आपकी आवाज, बिल्कुल सही। ठीक है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने जितने नाटक लिखे या डायरेक्ट किए, कोई ऐसा हाँ जी, जो दिल आपके दिल के बहुत करीब हो? ड्रामे मैंने बहुत ज्यादा नहीं किए, मैं आपको बता दूं। हाँ, एज एक्टर मैंने काम किया है बहुत सारे ड्रामे। हाँ जी, पंजाबी ड्रामे मैंने किए। मैं जब कलकत्ता में था तो वहां पे एक राइटर थे बलदेव सिंह, जो आज बड़े मशहूर है, उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिल चुका है, और आजकल वो बलदेव सिंह सड़कनामा के नाम से मशहूर है। तो उन्होंने वहां पर एक बंगाली प्ले था मारीच संवाद, उसको उन्होंने पंजाबी अडाप्टेशन उसका किया था। तो उन्होंने मुझे उसमें वो मारीच वाला मेन रोल जो था वो मुझसे करवाया था। मैं यंग था बिल्कुल, तो वो कहने लगे भी ये रोल तुम्हारे लिए है। तो वो जो मारीच का रोल था, एक्चुअली मारीच अपनी मर्जी से उसने सब कुछ नहीं किया था वहां, उसको भेजा गया था हिरन बना के जो भी। तो वैसे ही उसको उन्होंने कंपेयर किया था, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कैसे करती हैं, वो उनके मरीज क्या करते हैं, कैसे वो जो माने जो बिजनेस का जो सीटा है उसको कैसे लाते हैं। तो इसके बारे में वो प्ले था सारा, उस प्ले में मैंने वो रोल किया था। मुझे वो रोल जो है अभी तक याद है, भूलता नहीं, क्योंकि उस रोल में मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी। हाँ जी, जी, बहुत सारे आवाज में आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे तो आ रही है। इको आ रही है आवाज में। अच्छा, आपको आ रही है इको? नहीं, मुझे तो ठीक लग रही।
अब थिएटर का आपका जो बात करूं, थिएटर का यह था कि जम्मू से मैंने शुरू किया था, कलकत्ता में भी किया। कलकत्ता में मेरे कुछ थिएटर के जो दोस्त थे वो हिंदी में प्ले लिखते थे, तो हिंदी में नाटक करते थे। तो उन्होंने मुझसे मेरी जो कहानियां सुनते थे पंजाबी में, तो कहते यार बलजीत जी, ये कहानी, इसमें बड़ा अच्छा नाटक बन सकता है। रविवार में उन दिनों एक रिपोर्ट छपी थी किसी जगह की, उसमें एक स्वर्ण लड़की ने किसी हरिजन से प्रेम हो गया, शादी हो गई, तो उन्होंने हरिजनों का गांव जला दिया था। उसके ऊपर मैंने रिपोर्ट पढ़ी, तो मैंने एक कहानी लिखी, प्रेम कथा में सियासत। तो जब मैंने पढ़ी वहां, तो कहने लगे यार इसमें नाटक छुपा हुआ है बहुत बड़ा। तो तब मैंने वो एक दलित प्रेम कथा नाम से एक नाटक लिखा, जो उन्होंने वहां पे हिंदी में खेला। उसमें मैंने कुछ नहीं किया, लिख के दे दिया उनको। तो हिंदी में मैं वहां पे उनके कहने पर मैंने कुछ 3-4 नाटक वहां पर लिखे। एक नाटक मेरा जादूगर था, जो डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है हमारे घर में, उसको लेके था। जैसे उसमें एक हस्बैंड जो है वो बहुत बड़ा राइटर है, वो औरतों के हक में की बातें करता है, वो फेमिनिज्म के हक की बातें करता है, लेकिन खुद उसने अपने घर में अपनी बीवी को बिल्कुल बंद करके रखा है। तो ये बड़ा एक अजीब सा कैरेक्टर था, अजीब सी कहानी थी। तो मैंने इसके ऊपर एक नाटक बुना था। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगा, पता नहीं मेरी वाइफ भी राइटर है तो इसने अपने घर पे तो नहीं लिख दिया। तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। मुझे एक हमारी वहां पे कलकत्ता में मेरी एक दोस्त थी, स्नेहलता चट्टोपाध्याय, बंगला कवित्री है वो। तो उन्होंने मुझे कहा था, बलजीत कभी शादी किसी राइटर से मत करना, क्योंकि जो राइटर से करोगे तो तुम में ईगो का प्रॉब्लम हो जाएगा दोनों में। तो लेकिन मैंने मेरी वाइफ के साथ मेरी शादी को अभी 30-32 साल हो गए, तो ईगो वाली कोई बात आई नहीं। वैसी वो बड़ी अच्छी राइटर हैं, उनकी भी 4-5 किताबें हैं, और मुझसे बड़ी राइटर बन गई हैं, क्योंकि उनके नावल हिट हो गए हैं 2-3। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी कोई बात है जिससे, मैंने लाइफ को नॉर्मली लीजिए। मुझे नहीं लगता ईगो वाला कोई मसला है। अगर आप ठीक हैं, आपका अब एक बैलेंस से चल रहे हैं, तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे नहीं लगता ऐसा। मेरी वाइफ और मेरी, वो आज मुझसे बड़ी राइटर, और मैं मानता हूँ, कहता हूँ सबको मुझसे बड़ी राइटर। तो मेरी 30 किताबें हैं, मैं उतना बड़ा राइटर नहीं हूँ, लेकिन उसकी 5 किताबें मुझसे बड़ी राइटर है, क्योंकि उसकी 3 किताबें बहुत जबरदस्त हिट हो। तो जो सच है सच है, उसको स्वीकार करना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो ये मान के चलता हूँ। अब हम चाहेंगे आपकी कविता सुनाएं आपने। हाँ, कविता जरूर सुनाएंगे आपको। कविता, मेरी ये प्रॉब्लम होती है कि मुझे याद बड़ी कम रहती है। ये जो बहुत जगह जगह हमने टांगे फंसाई होती है ना, उसका ये नुकसान होता है कि हमें जो फिर भी मैं सुनाता हूँ, पर बड़ी पुरानी जो होती है वही याद रहती हैं। मुझे अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं, मुझे अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं, लेकिन आपको मेरे अफसोस पर अफसोस है। मुझे अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं, लेकिन आपको मेरे किए पर अफसोस है, इसलिए मुझे आपके अफसोस पर अफसोस। आप सीमित सोच के कैदी, मेरी सोच के हमसफर नहीं बन सकते। दायरों में कैद रहना आपकी आदत बन चुकी है। आप सीमित सोच के कैदी, मेरे हमसफर नहीं बन सकते। दायरों में कैद रहना आपकी आदत बन चुकी है, और दायरों से बाहर की बात तड़पा के रख देती है आपको, जैसे मछली के लिए पानी से बाहर की बात। लेकिन हम मछलियां नहीं, मैं ये जान गया हूं, इसीलिए दायरों से बाहर बिन मछली सा छटपटा नहीं रहा, बल्कि जी रहा हूं एक आजाद जिंदगी। बड़ी पुरानी कविता है मेरी। तो कविताएं अपनी जगह। हाँ जी। आपकी जो किताबें आप उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, किताबें देखिए, मैंने, मेरी पंजाबी में कहानी के 8 संग्रह हैं, 8 कहानी संग्रह है मेरे, और 2 हिंदी में अनुवाद होके छपे हैं पिछले दिनों। जैसे अग्निगीत है, एक हिंदी में छपा है, और एक हल्ला गाड़ी। हल्ला गाड़ी कहानी के बारे में मैं आपको बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। दिल्ली के ही एक हमारे संपादक मित्र हैं, जो अक्स नाम की पत्रिका निकालते थे यहाँ से, अमरजीत जी। उन्होंने मुझे कलकत्ता में चिट्ठी लिखी, उन दिनों चिट्ठियां लिखते थे, तो चिट्ठी लिखी कि यार तुम
सोनागाछी के इलाके पर कोई आर्टिकल लिख के भेजो। तो मैंने कहा सोनागाछी, मैं घबराता था, जम्मू से अभी 19, 20, 22, 21 साल की उम्र थी, तो मैंने कहा सोनागाछी में मैं जाऊंगा। तो बड़ा सोच सोच के मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात की, कहते यार क्या तुम, तेरी मेरी पगड़ी बांधना जैसे वो ड्राइवर बांधते हैं, लुंगी पहन लेना और कुर्ता पहन के चले जाओ, देखाओ जाके इलाका। तो मैंने वही किया। मैंने लुंगी किसी से दोस्त की ली, पहनी, कुर्ता उर्ता पहना, टेढ़ी बड़ी पगड़ी पहन के जैसे वो ड्राइवर होते हैं, तो चला गया उस इलाके में घूमने के लिए। तो वहां मैं हैरान था, वहां देख के इतनी लड़कियां, छोटी बच्चियां, बड़े, माने और लाइन से खड़ी हैं, लोगों को इशारे कर रहे हैं क्या और सब। तो मैं बड़ा हैरान हो गया, मैं कहा यार इसके बारे में सच में लिखा जाना चाहिए, मुझे तो कुछ पता नहीं था उसके बारे में। अभी मैं वहां से गुजर रहा था, कोई कई दलाल मेरे साथ साथ चल रहे थे, वो मुझे अपने हिसाब से खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं कहता यार मेरा कुछ मकसद और था। लेकिन एक सादी वर्दी वाले पुलिस वाले ने मुझे पकड़ ली। उसने कहा भी आप इधर क्या कर रहे हो? उसने कहा होगा ड्राइवर। तो मैंने कहा जी ऐसे ही आया हूँ देखने ये जगह। कहता ये कोई टूरिस्ट स्पॉट है, तुम देखने आए हो? तो यहाँ पे मर्डर हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, चलो वहाँ गाड़ी में बैठो। हल्ला गाड़ी एक पुलिस की वैन होती है, तो उसमें मुझे जाके उन्होंने, मैंने ये बोला यार मैं राइटर हूँ, ऐसे ही कपड़े पहन के आया हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। उसको यकीन नहीं आया, तो उसने जाके इंस्पेक्टर को बोला ये ऐसे बोल रहा है। तो इंस्पेक्टर बोला अभी बिठाओ, बाद में करते हैं। उस वैन में बैठ के जो मैंने बातें सुनी, वो मेरी हल्ला गाड़ी का, देखिए आप पढ़े कभी तो उसमें वो सारी बातें हैं वैसी हैं जैसे मैंने सुनी। बेशर्मी की हद तक वो जो लोग बार बार पकड़े जाते हैं, जो जो भी होता है वहां जाते हैं। वहां जाके मुझे इंस्पेक्टर ने मुझे बुलाया, मुझे अपने कमरे में अलग से बिठाया। उसने पूछा भी आप राइटर हो, क्या नाम है, ये वो, बंगाली किस राइटर को जानते हो? तुम बंगाली के, मैं 10-12 राइटर को जानता था, मैंने नाम ले लिया। शक्ति चट्टोपाध्याय का नाम जब लिया तो एकदम से, अब शक्तिदा को जानते हैं? मैं क्या, हाँ, उनके साथ बैठ के तो बंगलू भी पिया है मैंने तब उस समय। तो वो कहते हैं अच्छा वो तो बड़े क्रांतिकारी राइटर है। मैं कहा क्रांतिकारी होना बड़ा मुश्किल है, देखिए मैं भी गया था देखने के लिए, तो आपने पकड़ के जान लिया है। खैर उन्होंने कहा जी मैं भी लिखता हूँ, पुलिस वाला कहता है मुझे, मैं भी लिखता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, तो आप मेरे पास आए, हम आपको बताएंगे यहाँ का विस्तार जो है, आप जो जानना चाहते हैं हम बताएंगे। तो वहां हमको कुछ लोगों को पेटी केस में पकड़ना पड़ता है, ताकि वो जो सुधर सकते हैं सुधर जाए, दोबारा ना जाए वहां पर। वरना तो आप देखते हैं कितने बेशर्म लोग थे बीच में गाड़ी में, कैसे आपको सुनी होगी बातें इनकी। में कहा तो कहता कोई बात नहीं आप जाइए, उन्हें छोड़ दिया मुझे उसी समय। तो कभी आपको कुछ जानना हो तो आप हमारे पास आइए। खैर उसको मेरी बात पे यकीन आ गया, क्योंकि मैंने साहित्यकारों की कुछ बातें की उनके साथ, तो उनको लगा कि नहीं ठीक है बंदा, ऐसे ही कपड़े पहन के आ गए। तो ये जो एक्सपीरियंस है, ये बड़े अलग एक्सपीरियंस है। कलकत्ता जो शहर है, वो मैंने महानगर है। तो महानगर में जब आप जाते हैं, तो वहां मैं जब पेपर में पढ़ता था यहाँ 1.5 लाख औरतें रात को सड़क पर होती हैं, तो मैं सोचता है कैसा, ये कैसा शहर। जम्मू में तो हम इसकी कल्पना भी नहीं कर पाते। लेकिन शहर, हर शहर आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, और उसने ऐसा सिखाया कि मेरी जो मैक्सिमम, जो आधी से ज्यादा कहानियां कलकत्ता के ऊपर हैं, उनमें वहां के सब्जेक्ट से। तब मैं सोचा कि वो शरत चंद्र कैसे वो वैसे उपन्यास लिख लेते थे, या वहां के जो राइटर हैं वो कैसे इतना बोल्ड ऐसा लिख लेते हैं। तो इसलिए लिखते हैं कि वहां पर वो सब है, उनके आसपास है, और हम वही पेश करते हैं जो हमारे आसपास होता है। हाँ, आप किस दृष्टि से पेश करते हैं, क्या सोचकर पेश करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। साहित्य में आप किसी भी सब्जेक्ट को किस तरह से है, किसी के लिए वो गंदा भी हो सकता है, किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है, लेकिन आप उसमें से निकालना क्या चाहते हैं। मैंने एक जगह लिखा था एक बार कि हमारे साहित्य में आपको राम भी मिलेगा, रावण भी मिलेगा, लेकिन देखना ये होता है कि दोनों पात्र अपना रोल निभाते हुए किस सच को जन्म दे रहे हैं। वो सच ही असल में लेखक का सच होता है। तो लेखक का सच वो होता है जो इन सबसे मत कर निकलता है, जो वो होता है। तो आप, एक सीन आपको थोड़ी सी देर के लिए गलत लग सकता है, लेकिन वो गलत भी नहीं होता अगर आप उसको एनालाइज करें। तो ये सारा एक जो दृष्टि में खुलापन है, थोड़ा खिड़कियां खुली दिमाग की, वे थोड़ा, आप जब घर से बाहर निकलते हैं, आपको इसलिए कहते हैं कि एक जगह मत रहो, थोड़ा घूमो फिरो, देखो दुनिया को, दुनिया में बड़ा कुछ है। तो वो फर्क पड़ता है। अभी मैं पिछले साल कनाडा में अपने बेटे के पास गया, 2.5 महीने वहां रहा, तो वहां भी मैंने जाके देखा, मैं बड़ा हैरान हो गया। वहां पे अंग्रेजों, मैंने जो गोरे हैं उनको मैंने भीख मांगते देखा। जब वो ड्रिंक करके, अपने ड्रिंक के लिए या अपने उसके लिए जो भी लेते हैं वो नशे वशा, उसके लिए वो पैसे मांग के करते हैं। मैंने बेटे को पूछा बेटा
यहाँ ये ऐसे क्यों क्यों होता है सर? कहते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ने इनको फ्री किया हुआ है, आप खुद खरीद सकते हैं, आप बाजार से नहीं खरीद रहे, यहाँ की गवर्नमेंट ने वो चीजें आप खरीद सकते हैं, दुकान से खरीद सकते हैं, वो जो हमारे यहाँ बैन है। तो बड़ी अजीब बातें पता लगती हैं जब आप बाहर जाते हैं। मैं इंग्लैंड गया था, वहां मैंने बड़ा अजीब जी बातें, 2002 में इंग्लैंड गया था, वहां 9 शहरों में मेरा पेपर था एक ही सब्जेक्ट को लेके, वो ग्लोबलाइजेशन और पंजाबी डायस्पोरा जो है उसको लेके, और जो पंजाबी हमारा कल्चर है, सभाचार है, फिल्में हैं, उनको लेके। तो वहां भी 9 शहरों का जो सेमिनार सीरीज थी मैंने अटेंड की 2002 में, तो वहां भी कुछ अलग तरह की जिंदगी देखने को मिली हमें। तो ये है कि आप जितना दुनिया को करीब जाते हैं, देखते हैं, तो आपका विजन में फर्क पड़ता है और आप उस तरह की चीजें लिखते हैं। और जिन्होंने वो चीजें देखी नहीं होती उनके लिए बड़ी अजीब होती है भी ये कैसे हो गया ऐसा। जब तक मैं जम्मू में था, जब ऐसी चीजें कुछ पढ़ता था तो मुझे लगता था ये कैसे लिख लेते हैं, लेकिन जब खुद जाके देखा तो ये एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, ये जो आपको लिखने के लिए प्रेरित करते हैं, जो आपकी दृष्टि को के ऊपर असर डालते हैं, जो आपकी सोच समझ हर बात पे असर डालते हैं, तो वो चीजें हैं, उनमें आप जाएंगे तो आपको सारी वो चीजें समझ आएंगी। मैं तो यही कहूंगा। आपका एक नाटक सुना है, हाँ जी, पंचनाद, पंचनाद करके आपका जो नाटक उसके बारे में जानना है। नाटक मैंने काफी लिखे हैं, रेडियो के लिए भी कुछ लिखे थे, छोटे बड़े रास्ते पंजाबी में लिखा था। इस तरह रेडियो के लिए और भी नाटक है मेरे कुछ। आपका संग्रह है, नाटक का संग्रह है, किताब आया हुआ है, पंचनाट नाटक संग्रह है। हाँ, उसमें 5 नाटक हैं मेरे, उसमें 5 नाटक हैं। एक तो जादूगर नाटक मैंने बताया आपको, जो डोमेस्टिक वायलेंस को लेके है, ठीक है ना। वो खुद जिंदगी में मर्द जो है सब कुछ करना चाहता है, लेकिन अपनी बीवी को ऊपर पूरी पाबंदियां लगा के रखता है। लेकिन लोगों में जब होता है तो एक हिपोक्रेट है, वो कहता है कि नहीं, औरतों को आजादी मिलनी चाहिए, लेकिन वो आजादी घर में देता नहीं। तो उसका बच्चा भी वो नोट कर रहा है वो सारी बातें। तो जब वो लास्ट में तंग आकर उसकी वाइफ उसको बच्चे के साथ छोड़ने लगती है, तो तब उसको लगता है नहीं, तो तब बेटा कहता है नहीं, मैं आपके साथ नहीं रह सकता, मैं माँ के साथ ही रहूंगा। वो एक अलग तरह का, वो उसमें एक ऐसा टेररिस्ट है जो रिफॉर्म हो गया, सुधर गया। एक ऐसा टेररिस्ट है जो सुधर गया है और अब वो जिंदगी में खुशियां बांटता है। उसको लगता है कि मैंने बड़े गलत रास्ते पे चला गया था, तो सुधर गया। लेकिन एक घर में जो पढ़ा लिखा टेररिस्ट है वो नहीं सुधरता। ये उस सारी उस नाटक में है। उसके अलावा मेरा नाटक एक मैंने बताया था आपको, जो एक दलित प्रेम कथा, वो एक प्रेम कथा है, लेकिन उसमें सियासी लोग कैसे एंटर करके अपना फायदा उस उनके प्रेम में से अपना फायदा निकालते हैं, तो उसके ऊपर है पूरा। वो बिल्कुल अलग तरह का है। उसमें जो गानों के पीस हैं, अगर आप देखें तो नौटंकी के शैली में जो गाने होते हैं नाटकों में, उस तरह के उन पीसों को गाया जाए तो बड़े अच्छी तरह से हो। अच्छा, फिर एक नाटक है उसमें, हाँ, उसमें एक नाटक है पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि मेरा सबसे बोल्ड प्ले है। बोल्ड इसलिए कि वेश्या की लाइफ पर है, और वेश्या भी जो मुंबई की जो टपोरी भाषा बोलती है, हिंदी में वो जो भाषा है बड़ी अलग तरह की भाषा है। वो जैसे वो, एक मिनट बोलता हूँ, जब वो कहती है अपने बेटे को, जो उसके पैसे लेके भाग रहा होता है, कहती है हाय हाय हाय, हैं किधर लेके मेरा गठरी लेके तुम भाग रहा है, तुम मेरा एंगर देखा नहीं है बेटा, तेरा बाप के मरने के बाद तेरे को मैं लर्निंग के वास्ते स्कूल भेजी, इसीलिए। तो उसमें अंग्रेजी लफ्ज भी सच सच चले, वो जिस तरह का वो है। तो वो पूरा नाटक बिल्कुल अलग तरह की लैंग्वेज का है। वो मैंने लिखा, वो उसमें दिखाया मैंने पृष्ठभूमि में कि जो आपकी पृष्ठभूमि है ना, उसको बदलना बड़ा मुश्किल है। मैंने अगर आप वेश्या हैं और आपकी बेटी है, तो उसको, बेटी को आप चाहते हैं ना बने उस तरफ से, ना मेरी लाइफ मेरी जैसी लाइफ ना चाहिए, लेकिन उसका फादर है एक जो जो आपको भी बेचता रहा है, अब वो चाहता है बेटी को भी बेचे। तो उससे उसको कैसे बचाना है, क्या करना है, उसके ऊपर सारा उस स्ट्रगल है उसका। और उसमें जो उसकी बेटी का प्रेमी है वो उसको कैसे यूज करना चाहता है, बेटी को भी पता है मुझे यूज कर रहा है, तो वो उसको कैसे यूज करना चाहती है। बेटी सोचती है कि मैं माँ की तरह नहीं, इससे थोड़ा स्टैंडर्ड अपना ऊपर करूं, तो मैं हाई सोसाइटी में जाऊं। मैंने, वो आदमी जहां तक उसकी सोच है उससे थोड़ा सा ऊपर सोचता है, उससे बाहर निकलने की सोचते ही नहीं, क्योंकि वो अपनी बैकग्राउंड से, अपनी पृष्ठभूमि से इतना जुड़ा होता है कि वो उसमें फंसा रह जाता है। ठीक है ना। तो उसमें उस तरह की कहानी है। वो
बड़ा अलग तरह का। एक ही बार जम्मू में हुआ, मैडम सांगड़ा ने वो रोल किया था माँ वाला, तो उसके बाद वो नहीं हुआ, लेकिन तब भी बड़ी उसकी तारीफ हमारे रविंद्र कूल जी ने उस समय उसके लिखा था उसके बारे में। उनकी हमारे बलवंत ठाकुर जी की वाइफ है दीपिका जी, उन्होंने उसके बारे में लिखा था बड़ा अच्छा कश्मीर टाइम में। तो वो एक ही बार चाहे हुआ है, लेकिन जम्मू के लोगों ने उसको सहा, बर्दाश्त किया, और कोई उसमें पिन ड्रॉप साइलेंस से देखा। तो ये उसकी है कि बोल्ड होते हुए भी नाटक जो है, अगर आप ढंग से उसको पेश करें तो वो दर्शक उसे पचा लेते हैं। अगर वो क्या कहते हैं, सखाराम बाइंडर को पचा लिया, वो भी उसमें तो बड़ा गाली गलौज बड़ा कुछ है, लेकिन उस तरह के नाटक अगर पचा लिया तो ये भी। हालांकि नाटक मैंने कलकत्ता में जो देखे, वहां तो नाटक जो है सिनेमा हॉल की तरह है। वहां बालिका बधू नाटक एक चल रहा था, पता नहीं 2 साल से 3 साल से। वहां उन्होंने जो थिएटर बने हैं उनके अंदर ही उनके घर हैं, वहीं वो पूरा परिवार रहता है, नाटक वाले रहते हैं, कुछ बाहर से कुछ थोड़े से आते हैं, तो उनका रेगुलर शो चलता है और 2-2 3-3 साल तक वो चलता रहता है। ये देख के मैं बड़ा हैरान हुआ कि उनका एक अलग ही, वहां पे एक नहीं है, ऐसे बड़े थिएटर हॉल है वहां, वो बिल्कुल अलग तरह का कमर्शियल थिएटर। तो वो भी है। और मैंने वो भी थिएटर देखा है वहां का, जो उषा गांगुली जी के, मैं उनके वो होली कर रही थी उन दिनों, तो मैं रिहर्सल चल रही थी होली की, तो मैं गया कुर्सियों पे लड़कों को बिठा के, तो मैंने देखा कितनी डेडिकेशन से वो काम करते हैं। होली की तैयारी करवाते हुए मैंने उनको देखा। तो उनका मैंने उन्हीं दिनों मैंने उनका वो प्ले था महाभोज, बड़ा प्यारा प्ले था वो उनका उनका। तो बाद में वो जम्मू में भी आई, जम्मू में आई थी तो लेके कोर्ट मार्शल लेके आई थी जम्मू। अभी पिछले साल में भोपाल में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल था, तो वहां उन्होंने आके प्ले किया था। वहां मुझसे मिली और मेरे साथ बैठ के काफी देर हमने एक प्रोग्राम भी अटेंड किया। तो उसके बाद अभी कुछ देर पहले गुजर भी गई, बुआ ने, उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन बड़ी अच्छी आर्टिस्ट, बड़ी अच्छी डायरेक्टर। और उनसे दिल करता था इनसे सीखा जाए कुछ, और मैं अक्सर जाता था उनकी रिहर्सल में उन दिनों। तो हालांकि मैंने उनके साथ काम नहीं किया, लेकिन वो मुझे एज राइटर जानती थी, तो वो पढ़ाती थी कॉलेज में, तो वो कहते थे आया करो आप देखा करो, आके बैठा करो। तो कुछ कुछ सीखने को मिलता था। तो इस तरह से बंगाल में ऐसे और बड़े मैंने शक्ति जो चट्टोपाध्याय मैंने बोला आपको, शक्ति चट्टोपाध्याय बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी पोइट है वहां के। तो वो मुझे ये नहीं देखते कि 20-22 साल का लड़का है, लेकिन वो कहते नहीं आप नौजवान हो, आप ही ने तो आगे सब संभालना है। तो वो बड़ी हल्लाशेरी हमें देते थे, बड़ा हमारा उत्साह बढ़ाते थे। तो थोड़ा सा उस दौर में वो एक ऐसा दौर होता है युवा राइटर के लिए, जब आपको कोई भी प्रभावित कर सकता है। मैंने कभी मार्क्स को नहीं पढ़ा था वहां जाने के पहले, मैं मार्क्सिस्ट थ्योरी को नहीं जानता था, लेकिन मेरी कहानियां जो मैंने वहां पढ़ता था, वो कहते यार तुम तो मार्क्सिस्ट हो। तो मैं कहता मैं मार्क्सिस्ट क्या होता है। मैं कहा हमारे गुरबानी में इतनी प्रोग्रेसिवनेस है कि हमें मार्क्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। गुरु नानक कह रहे हैं कि पानी खेतों को दे रहे हैं ऐसे, गंगा के वहां से। कहते अगर आपका पानी पहुंच रहा है ऊपर सूरज तक, तो मेरा क्यों नहीं पहुंचेगा। तो यानी एक एक साइंटिफिक दृष्टि देते हैं। वो साइंटिफिक दृष्टि जो हम बचपन से लेके चलते हैं, तो हमें मार्क्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं। हमें लगता हमारे अच्छा जो लंगर पंगत की जो बात है, एक ही लंगर में बैठ के, कोई ऊंचा नहीं कोई बड़ा नहीं, सब बराबर। तो ये सब बातें जिसने बचपन में सीखी हूँ, तो उसे की क्या जरूरत है किसी मार्क्सिस्ट को पढ़ने की या किसी और को पढ़ने की। लेकिन फिर भी वो भी अपनी जगह पे बहुत बड़े विद्वान हैं, उन विद्वानों को पढ़ना चाहिए। कि एक जानकारी के लिए आप पढ़िए, लेकिन अगर आपके पास उससे बढ़िया एक थॉट प्रोसेस है, एक बैकग्राउंड है, तो उससे जुड़िए। मैं तो यही कहूंगा, इसके आगे और क्या कह सकता हूँ। क्या बात, क्या बहुत खूबसूरत, बहुत चलते चलते मैं चाहूंगी कि आप जो हमारे न्यू जनरेशन आर्ट से जुड़ी है। देखिए न्यू जनरेशन के लिए तो इतना है कि ऐसा है कि हम भी नए थे, जब नए थे तो पूरी तरह से दस गए, जिसमें लिखने लगे तो लिखने ही लगे, पढ़ने ही लगे। लिखने के लिए पढ़ना जरूरी है, और नाटक के लिए आपको पता है, नाटक अगर करना है तो फिर नाटक में पूरी तरह इन्वॉल्व होना है। फिर आपने तो सारा नाटक करने के लिए जो वॉइस मॉड्यूलेशन जो है, या आपकी चलने फिरने का एक ढंग है, जो हाथों का कहाँ रखना है, क्या करना है, एक ब्लॉकिंग है, सिस्टम है सारा, है आपको लाइट की सेंस होनी चाहिए, कहाँ से पड़ रही, कितनी पड़ रही, क्या है, ये सारी बातें जब सीखते हैं
तो सीख के आप परफेक्ट होते हैं धीरे 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 धीरे। तो वो मैं इसका सुन रहा था रवि जी को, तो बड़ी अच्छी बात बोल रहे थे कि आज का जो युवा है वो तो चाहता है बस दूसरे दिन ही मैं फिल्म लाइन ज्वाइन करूं, थिएटर में से निकल के। ये गलत है। थिएटर बहुत आपकी आपको मैंने चाहता है कि पूरी तरह से जुड़ जाए, इन्वॉल्व हो जाए। वो इन्वॉल्वमेंट जो दे सकता है वही थिएटर ठीक तरह से कर सकता है, वही बाद में अच्छा एक एक्टर भी बन सकता है। और अच्छा एक्टर बन जाएगा तो फिर कल को डायरेक्टर भी अच्छा बन सकता है। पहले उसको बेसिक जो सब है वो सीखना है, उसके साथ आगे उसको चलना है। और मुझे लगता है कि मैं नई जनरेशन को यही कहूंगा कि जिस भी काम में आप जाओ पूरी डेडिकेशन के साथ जाओ। मैंने कोशिश की थी जब मैं मेडिकल पढ़ के कलकत्ता से आया था, तो मैं 5 साल पूरी डेडिकेशन से मैं बैठा दुकान पर, मैं क्लिनिक अपना चलाने की कोशिश की। वो अलग बात है कि जहाँ जम्मू में वो होम्योपैथी का उतना रिवाज ही नहीं था, लोग आते ही बड़े कम थे, तो वो सारा नहीं चल पाया। तो मुझे लगा कि नहीं अब मुझे लाइन चेंज करनी है, और मैंने लाइन चेंज की। 1990 के बाद आज तक मैंने दोबारा अपनी मेडिकल किताब खोल के भी नहीं देखी, क्योंकि मैंने लाइन ही छोड़ दी। उसके बाद मैंने फिल्म दूरदर्शन प्राइवेट मीडिया के लिए काम करना शुरू किया, तो करना शुरू कर दिया। तो उस काम ने मुझे पैसा बहुत दिया, मैंने बहुत पैसा कमाया। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ये लोग झूठ बोलते हैं कि दूरदर्शन में कुछ नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, बहुत पैसा अगर आप कमाने वाले हो। मैंने तो इतना काम किया है कि मैं बायोडाटा बनाता हूँ तो 10-12 पेज बन जाता है। तो मैं कहता हूँ नहीं, लेकिन फिल्में चाहे मैंने 3 ही की हैं, लेकिन वो भी अपनी तरह एक अलग एक्सपीरियंस है। टेली सीरियल्स में करता था मैं। मैं आपको बताऊं, मैं पैनल डिस्कशन के रोल बड़े बहुत सारे प्रोग्राम मैंने बनाए। कश्मीर टाइम्स वालों के होते थे प्रोग्राम, उनके और कई चैनल हैं जो अखबारें हैं जिनके अपने इस तरह के प्रोग्राम को मिलते थे। वो कहते थे बलजीत यार ये तुम बना लो, मुझे देते सारे स्क्रिप्ट देते सब कुछ देते, तो मेरे ऊपर छोड़ देते थे, मैं बनाता था, तो जाते थे। मैंने अपने लिए काम बहुत कम किया, मैंने लोगों के लिए, दूसरे प्रोड्यूसर्स के लिए, दूसरे जो होस्ट्स हैं उनके लिए, या इन हाउस प्रोडक्शन होती थी उनके लिए बहुत काम किया। और इन हाउस जम्मू का जो इन हाउस प्रोडक्शन का डोगरी सीरियल था एक, उसके लिए तो मुझे बेस्ट डायरेक्टर डायरेक्टर का अवार्ड भी उन्होंने दिया था। डोगरी सीरियल था। तो इस तरह से उर्दू में, डोगरी में, हिंदी में, पंजाबी में, ये 4 भाषाओं में तो काम किया ही किया मैंने, काफी काम किया। और जब जिन दिनों जम्मू में बम बम बोले चल रहा था, उन दिनों में चंडीगढ़ में जस्ट टीवी पंजाबी के लिए 48 एपिसोड 2 महीने मैंने बनाए, क्योंकि हमें टास्क दिया था 24 एपिसोड एक महीने में आपने बनाने ही बनाने। और बॉम्बे से वो अंग्रेजी में पंजाबी लिख के आती थी, वो रोमन जैसे कहते हैं, मैंने इंग्लिश वर्ड्स में पंजाबी लिख के आती थी वो, तो उसी का स्क्रिप्ट पढ़ते थे हम, तो शूट करते थे। मेरे साथ समीर जी कैमरामैन थे, तो अच्छा एक सिस्टम था। तो वो उस तरह का काम भी किया जो जिसको हम कहते हैं बॉम्बे वाला कमर्शियल टाइप का काम, वो भी किया। तो जम्मू वाला बड़े कम कमर्शियल, बड़े कम सोर्सेज से वो काम भी किया। तो ये डिपेंड करता है आपको जैसा सेटअप मिलता है उसमें आप काम करते हैं। और मैं नई युवा जनरेशन से यही कहना चाहूंगा कि जिस भी काम में आप जाओ उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करो, उसके पीछे जो उसके पीछे जो उसका एक कल्चर होता है हर काम का, एक उसकी एक हिस्ट्री होती है, उसको जानो। और इतना उसको जान लो कि फिर आप खुद एक क्या कहते हैं, एक बन जाओ, एक मिसाल बन जाओ। तो वो आपके मैं प्ले देखता हूँ जब मैं दिल्ली आता हूँ अक्सर, तो आपके प्ले मैंने कितने प्ले देखे आपके, मैंने मुझे लगता है मैंने दिल्ली में ही आपके कोई कम से कम 6-7 प्ले देख लिए दिल्ली में। उन दिनों में कुछ ऐसा बन जाता था संयोग, मैं दिल्ली आता था तो आपका प्ले हो रहा था, मुझे पता चलता था, मैं हाल में पहुंचा। तो आप कितना काम कर रही हैं, मैं हैरान होता हूँ। आप रेडियो अभी आपने मेरे ख्याल जो मेरा 18वें एपिसोड है 97वें मुझे नहीं पता, तो ये इतना काम 100 के बाद आप फिर नई सीरीज शुरू करेंगे। मैं परसों देख रहा जनक खजूरिया जी का अगले महीने में उनका भी आपने डाल दिया, तो यानी आप दूसरा सीजन शुरू कर रही हैं इसका, तो हैट्स ऑफ। तो बड़े क्या आप काम करती हैं और किस तरह से करती हैं। और मैंने आपको रिहर्सल करते हुए भी वहां देखा दिल्ली में, आज तक का जब लगा हुआ था उसके पास ही, तो 30-40 आर्टिस्टों को संभालना, उनके साथ काम करना। तो हमारे यहाँ जम्मू में तो बड़ा मुश्किल है। यहाँ से एक बलवंत जी हैं जिनके पास 30-40 आर्टिस्ट हैं, बाकी तो 8-8, 10-10, बड़ी याद होगी तो 12-15 से ऊपर नहीं जाते। तो इतना ही है, मोस्टली 4-5 आर्टिस्ट से काम हो रहा है यहाँ पर। तो ये बड़ा मुश्किल है।
यही बात मैंने उषा गांगुली जी में देखी थी। उनके पास बहुत बड़ी टीम थी और उस टीम को देख के लगता था वाकई तो ये कंट्रोल करना सब कुछ। आप भी जम्मू की हैं, आपके पिताजी बड़े अच्छे थिएटर टीवी आर्टिस्ट थे, थिएटर आर्टिस्ट थे, हैं? उनका एक नाम है पूरे जम्मू में, आज तक उनको लोग याद करते हैं। और आपको आपको तो सब जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि ऐसे ही नहीं होता। आपको अगर जानते हैं तो आप इसमें डूब भी हो तो तब आप जानते हैं। तो जो आदमी डूबता है वही तरता है। तो जो सीधा ही बोले मैं तैर जाऊंगा वो मुश्किल है। पहले डूबना पड़ेगा फिर तैरेंगे। डूब के तैरने में जो मजा है वो कमाल का मजा है, बस इससे ज्यादा और क्या। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इतनी बहुत खूबसूरत शुक्रिया, बात। इतनी खूबसूरत बात। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत कहना बहुत चाहूंगी। शुक्रिया कहना चाहूंगी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस मंच पर आने शुक्रिया। के हमारे इस लिए। मंच पर बहुत आने बहुत के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस शख्सियत का 98 एपिसोड था और कल हमारा जो शख्सियत का अंक है इसका शाम को 7 बजे 99 एपिसोड है। कल हमारे साथ होंगे जम्मू कश्मीर के जाने माने बेहतरीन रंगकर्मी, अगर हम बात करें फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म डायरेक्टर, एनएसडी से पास आउट रवि केमूजन साहब हमारे साथ कल होंगे। रवि केमू जी कल शाम को 7 बजे हमारे साथ होंगे और उनकी जो बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी, क्योंकि वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसमें जो कलाकारों की फैमिली, उनके जो बहादुर साहब रहे पद्मश्री मोतीलाल केमू साहब, जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा नाम, उनके बेटे हैं रवि केमू साहब। और रंगमंच का एक बहुत बड़ा नाम, कश्मीरी फोक की अगर हम बात करें, बाल पत्र की अगर हम बात करें, तो उसको रिवाइव करने में रवि केमू साहब का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो कल शाम को 7 बजे शख्सियत के 99 एपिसोड में हमारे साथ रहेंगे रवि केमू साहब। और आप लोगों से गुजारिश की कल 99 एपिसोड में हमेशा की तरह हमारा साथ दीजिएगा, हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे, तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि। बहुत बहुत शुक्रिया।